प्रिय छात्रगण, आज हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट अर्थात सामाजिक विज्ञान से 40 क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में लाइव क्लास करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे अर्थात एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, जिसे हम साधारण भाषा में जीके जीएस भी समझ सकते हैं, जो क्लास 10th के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट अंदाज में 40 प्रश्नों को अपने छात्रों को बुला करके कुछ लाइव क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो हम शुरू करें? यस सर। तो सबसे पहले कौन आएगा? बॉयज में आप आएंगे? आइए आइए और आइए आ जाइए। आप सोशल साइंस पढ़ते हैं? जी सर। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं ना? जी सर। चलिए तो बताइए, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? सर 70%। 70%। बात सही है। हमारे शरीर में 70% वाटर यानी कि जल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कांचा माल क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। जो चूना पत्थर होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कि जिस पदार्थ से कोई अन्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो जो पहला पदार्थ है, इनिशियल पदार्थ है, वह क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल्स, कच्चा पदार्थ कहलाता है। तीसरा प्रश्न बताइए आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सर 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। बात सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ओडिशा। बहुत अच्छा। ओडिशा में जो है राउरकेला लोहा इस्पात जो कंपनी है कहाँ स्थित है? ओडिशा में। बहुत अच्छा। बताइए, भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा और इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक आपदा। यानी कि प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। लैंड स्लाइडिंग क्या होता है? प्राकृतिक आपदा होता है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए आप, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, पशुचारण और अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली। बहुत अच्छा। हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे हुए थे। निम्नलिखित में से सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। अरे भाई ऑप्शन भी दे देने दो। चलो भाई, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे YouTube से पढ़ते हैं उनके लिए मैं एक प्रश्न बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पिछड़ा राज्य है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो क्या है? बिहार। बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। चलिए अगला बोलिए, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वित्तीय वर्ष कहलाता है। पहले क्या था? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष कहलाता है। बहुत अच्छा। अगला बताइए, कोयला है, ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और इनमें से कोई नहीं? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? सर जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता वो अनवीकरणीय संसाधन। बहुत अच्छा। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं, वैसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो भविष्य में खत्म होने के कगार पर है। वे क्या हो जाएंगे? माने समाप्त हो जाएंगे। भविष्य में क्या हो जाएंगे? वे समाप्त हो जाएंगे। नया से उन्हें पुनः शुरू नहीं किया जा सकता है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय संसाधन क्या है? जिसके भविष्य में समाप्त होने की संभावना कम है या जिन्हें पुनः नया तरीके से शुरू किया जा सकता है और उसका उपयोग भविष्य में भी लंबे समय तक किया जा सकता है। वैसे संसाधन को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग भविष्य में लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ऑक्सीजन ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ये भविष्य में समाप्त होने के कगार पर है। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो अब इससे पहले एक और बात समझ लेते हैं कि आखिर संसाधन क्या होता है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन। तो देखिए, संसाधन क्या है कि वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग जीवन में करते हैं। वैसे प्राकृतिक पदार्थ पृथ्वी द्वारा या प्रकृति द्वारा, वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिसका उपयोग हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन के तौर पे क्या क्या हो सकता है? हवा, पानी, जमीन, वायुमंडल, है ना? वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी जितने भी पदार्थ हम लोग यूज कर रहे हैं, सूरज का प्रकाश, है ना? ये सब क्या है? संसाधन है। जिसका उपयोग हमारे जीवन में है, होता है, वे संसाधन कहलाते हैं। समझ गए? तो अगला प्रश्न बताइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है?
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। बहुत अच्छा बाबू। आपसे अगला प्रश्न पूछूं, बताइए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर? लोगों के यानी कि जनता के, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यानी अपने मन से, अपने विचार से जो हम सहभागिता लेते हैं, किसी में काम में भाग लेते हैं, कोई काम करते हैं, और जिस लोकतंत्र में इस तरह से काम होता है कि लोगों के द्वारा, है ना, जबरदस्ती नहीं कराया जाए, लोग अपने मर्जी से जो अच्छा काम करें, वही लोकतंत्र क्या है? एक सफल लोकतंत्र होता है। चलिए बहुत अच्छा। तो अगला प्रश्न आप बताइए, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी और इनमें से कोई नहीं। सुनामी। सुनामी जो है महासागर तल के कंपन का परिणाम है ना। महासागर के तल में जब कंपन होता है तो सुनामी आती है। सुनामी कब आता है? महासागर के तल में जब कंपन होती है तो सुनामी आती है। चलिए क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। जाकर के बैठ जाइए सोनू कुमार। चलिए नेक्स्ट कौन आएगा? आप आएंगे, आइए। क्या नाम है आपका? सर राजन कुमार। सोशल साइंस पढ़ते हैं आप? यस सर। थोड़ा सा मुंह से बोलिए। सोशल साइंस पढ़ते हैं? यस सर। बहुत अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आपको पता है ना लाइव क्लास चल रहा है? यस सर। ठीक है, बताइए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? सर 18 वर्ष। 18 वर्ष। आपका उम्र कितना है? सर 17 वर्ष। 17 वर्ष। तो वोट देते हैं कि नहीं? नहीं। अभी चीट करके दूसरा के नाम पर? नहीं सर। नहीं देते हैं, जाकर के दूसरे के नाम पर दे दिया जाता है। बिहार में ऐसा तो होता है ना? यस सर। दूसरे के नाम पर जाकर उन्हें बटन दबा के चलो ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए आप अगला क्वेश्चन। यह किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यानी यह किसने कहा था? ऑप्शन दे रहा हूं, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह। सर मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था। यह मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर ने कहा था क्या? जो प्रिंटिंग है, मुद्रण, जिसको क्या होता है मुद्रण कहने का मतलब क्या है? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो है भगवान का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है, गॉड ने इसे दिया हुआ है, जिसका उपयोग आज हम लोग क्या करते हैं? किसी भी प्रकार की छपाई में करता है। न्यूज पेपर छपता है, बुक्स छपती हैं, कोई भी शादी विवाह का कार्ड छपता है। अगर मुद्रण की अगर यह जो विद्या नहीं होती, मुद्रण नहीं होता, तो कैसे हम लोग पढ़ पाते? छपाई नहीं हो पाती और हम लोग आज पढ़ने के लिए मिलता नहीं। तो मुद्रण का जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। हाँ, सबसे पहले पुस्तकों की छपाई किस देश से शुरू हुई थी? चीन में। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? चीन ने। अर्थात चीन में कागज का सबसे पहले आविष्कार हुआ था, खोज हुआ था। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग इनमें से कौन है? इनमें से जो मैं ऑप्शन दे रहा हूं बताइएगा। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसको इसको कहा जाता है IISCO। दूसरा टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको हम टिस्को कहते हैं, है ना। तीसरा बोकारो स्टील सिटी और चौथा विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। इनमें से कौन ऑप्शन सही है? टाटा लौह इस्पात कंपनी। यानी कि सबसे पहले हम इस प्रश्न के ऑप्शन को समझते हैं। इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी जो है भारत की सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी, सितंबर 1905 ईस्वी। सर नवंबर 1917 ईस्वी। हाँ, बहुत अच्छा। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बहुत अच्छा राजन कुमार। तो आप जाकर के बैठ जाइए। क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। चलिए बॉयज में से और कोई आएगा? अच्छा, आप आएंगे, आइए और आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ऋतिक तिवारी। ऋतिक तिवारी। यस सर। आप सामाजिक अध्ययन जो है पढ़ते हैं? यस सर। सोशल साइंस यस सर। पढ़ते हैं जी। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं? यस सर। बताइए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय? संघीय और संसदीय। यानी कि हमारे देश में जो है, जो शासन है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, वह क्या है? संघीय और संसदीय है। बहुत अच्छा है। बताइए जी, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु? मुंबई को। बहुत अच्छा। संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है?
यानी कि निम्नलिखित में से किस देश में संघ सरकार है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। अमेरिका। अमेरिका, बहुत अच्छा। आपको बता दिए हैं कि अमेरिका में संघ सरकार है। संघ सरकार का मतलब क्या है? तभी तो इसको यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों कहा जाता है? यूनाइटेड का मतलब संघ, वहां पे संयुक्त राष्ट्र क्यों कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे संघ सरकार है। संघ मतलब यूनाइटेड, मिला करके। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। गंडक परियोजना है, गंडक जो परियोजना है वो कहाँ है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में और छपरा में। वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में, बहुत अच्छा। अगला बताइए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम फर्स्ट ने। बिस्मार्क। बिस्मार्क ने, बात सही है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो किया था बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। यानी कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना। जमालपुर। जमालपुर में है जो रेल वर्कशॉप स्थित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ऋतिक तिवारी। अब अगला प्रश्न बताइए आप। यस सर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो चलिए बहुत अच्छा। चलिए बताइए अगला प्रश्न है आपके लिए। यस सर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5? 4 अंग होते हैं। बहुत अच्छा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल और 22 अप्रैल। 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है। बहुत अच्छा ऋतिक तिवारी, क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। जाकर के आप बैठ जाइए। चलिए जी, केवल बॉयज ही आएंगे, गर्ल्स में भी आएंगी? आइए। आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। आप जीके जीएस सामाजिक विज्ञान ऐसा पढ़ते हैं? यस सर। चलिए बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछूं? यस सर। बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से। सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से, बहुत अच्छा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है। बहुत अच्छा। अगला जो प्रश्न है आप बताइए। माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। बहुत अच्छा। अगला बताइए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपके लिए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था, बहुत अच्छा। अब बताइए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। रूस में, बहुत अच्छा। भाई ऑप्शन भी बता देने दो, जो बच्चे हमारे YouTube से पढ़ते होंगे उनके लिए मैं इस प्रश्न को फिर से बोल देता हूँ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो रूस में जो है साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित जीव में कौन केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। डॉल्फिन। डॉल्फिन, जिसको हम लोग गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। ये बात सही है। यह जीके का भी क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन किस देश में पाया जाता है? तो भारत में। बात सही है। भारत एक ऐसा देश है जहां गंगा डॉल्फिन यानी कि डॉल्फिन पाया जाता है। दूसरे देशों में डॉल्फिन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति आप समझते हैं, जिसको एनईपी कहा जाता है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेप। अगला प्रश्न बताइए आप। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। अलगाववाद। अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग होता है पी तरंग, एक तरंग, एल तरंग और टी तरंग। पी तरंग। पी तरंग होता है जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। बहुत अच्छा। अब सबसे अंतिम प्रश्न आप बताइए। आज का हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर निम्नलिखित में से कौन है?
निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, सेंसिटिव सिटी है? देहरादून, रांची, हैदराबाद और चेन्नई। देहरादून। देहरादून, वहां पे कभी भी भूकंप आ जाता है, यानी कि सबसे अधिक भूकंप देहरादून में आता है, कभी भी भूकंप आ जाता है। तो बहुत अच्छा, क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल। जाकर बैठ जाइए। प्रिय साथियों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था सोशल साइंस का, जो कि क्लास 10th के लिए 40 क्वेश्चंस का था, जो कि हमने अपने बच्चों को बुला करके लाइव क्लास किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, ये जीके जीएस जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।